Good morning, Kiran. Good morning. Good morning, Kiran. आवाज आ रही है मेरी? हेलो. यस. यस. ओपन योर बुक्स. आज हम पढ़ेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा. एक भाग आपको भेजा है क्या मैंने? हेलो. एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा. किसका पिक्चर दिख रहा है आपको? कौन है ये? हम्म. किसके पिक्चर्स है ये? कौन बताएगा? बचेंद्री पाल. वेरी गुड. तो उनका ही लेसन है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा. लेखिका ने एवरेस्ट की चढ़ाई में उनके जो अनुभव थे उसके बारे में लिखा है. बचेंद्री पाल, उनका जन्म है 1954. उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ. बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है. पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा. 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया. बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों में बावजूद भी संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की. लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया. अब यहाँ पर पहली भारतीय पर्वतारोही का गौरव उनको मिला है. बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था. जब उनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था. वह सोचते थे कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है. जब उनका भाई क्या करता था, पहाड़ों पर चढ़ता था, तो बचेंद्री के लिए रोकता था क्योंकि वो लड़की थी. और उससे छोटा जो भाई था उसे क्या करता था, उकसाता था, चल तू ऊपर चल. तो बचेंद्री को बुरा लगता था. वो क्यों नहीं समझता है कि बहन भी ये काम कर सकती है. लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं. बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती रही. क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई से बसे एक और गांव में. जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी. देखो, जिस बार वो क्या करते थे, जिस महीने में उनको तराई वाले में नीचे गांव में रहना पड़ता था, ऐसे में वो क्या करती थी, उनको स्कूल के लिए क्या करना पड़ता था, चढ़ाई चढ़कर पहाड़ों पर जाना पड़ता था. इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, इधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की. बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई. ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची बांध चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी. कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया. इस लेसन में बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है. खुद लिखा है उन्होंने अपना अनुभव. प्रस्तुत अंश उसी विवरण से ही लिया गया है. यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान बताया है. इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी इनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो. ऐसे लगता है उनको देखकर, वो पढ़कर, कि हम भी उनके साथ क्या कर रहे हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे. इतने सुंदर ढंग से उन्होंने इस पाठ को कलमबद्ध किया है.
तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ नंबर दूसरा। तो लेखिका कहती है, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। लेखिका कहती है, उनका पहला अभियान दल 7 मार्च से किस कहाँ से चला था? दिल्ली काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। और एक अग्रिम दल, एक ग्रुप उनसे पहले ही जा चुका था, क्योंकि वो बेस कैंप पहुंचने से पहले ही दुर्गम स्थान को हिमपात के रास्ते को साफ करने के लिए गया था। नमचे बाजार शेरपा लैंड का यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार जो शेरपा लैंड है, उनका एक महत्वपूर्ण क्या है? नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। जो शेरपा होते हैं, जो कूली होते हैं, तो इधर उधर से नहीं, उनके आसपास के गांवों से ही आते रहते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। लेखिका कहती है, जब मैं नमचे बाजार गई, वहां से ही मैंने एवरेस्ट को पहले निहारा, मिस देखा, निरीक्षण किया, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। और लेखिका कहती है, उसका नाम क्या है? लोग क्या कहते हैं उधर? नेपोलियन लोग उधर सागर माता कहते हैं, और लेखिका का वो नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा पुल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। लेखिका कहती है, नमचे बाजार से मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा फूल देखा, और वो ऐसे लगता है जैसे एक ध्वज शिखर पर क्या हो रहा है? लहरा रहा है। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। लेखिका कहती है, लेखिका को यह जानकारी मिली कि जो फूल है वो कैसे बनता है फ्लू, कि जब सूखा हुआ बर्फ है, वो 150 किलोमीटर की तेज हवा के चलने से सब बर्फ गिरकर एक जगह पर इकट्ठा होता है और उसका आकार एक प्लूम के जैसे बनता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर का या इससे भी लंबा हो सकता है। देखो, उस सूखा हुआ बर्फ एक जगह पर इकट्ठा होकर 10 किलोमीटर से भी लंबा पर्वत पर लंबा हो सकता है। इतना लंबा हो सकता है जिसकी हाइट 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। जो भी शिखर यात्रा करने के लिए जाता है, उसको इस भयानक हवा से क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। मौसम खराब हो तो वहां का वातावरण बिल्कुल ही बदल जाता है। मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। लेखिका कहती है, मुझे डराने के लिए बहुत था, क्योंकि वहाँ का खराब मौसम, वहाँ की हवा और हवा से उड़ता हुआ बर्फ, ये सब सुनकर मुझे क्या लग रहा था? डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं क्या थी? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए क्या थी? एवरेस्ट के प्रति मैं विचित्र रूप से क्या थी? आकर्षित थी। मुझे वो चढ़ना ही था, देखना ही था। ऐसे उसके मन में जिद्द थी, चुनौती थी, और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए वो क्या थी? तैयार थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब यहाँ पर लेखिका कहती है, जैसे ही हम पेरिस पहुंचे, तब उन्होंने सुना कि एक शेरपा कुली था, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर में एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। जो भी एवरेस्ट शिखर के लिए यात्रा के लिए जाता है, ऐसे हर बार होता ही रहता है, क्योंकि उधर का मौसम, उधर का वातावरण कभी भी खराब हो सकता है। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर
हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसा महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। इतना आसान नहीं है एवरेस्ट की चढ़ाई। वहाँ का मौसम के साथ उसका मौसम का बदलना, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है, तो इन सब बातों को सहज भाव से लेना चाहिए। इन लोगों को ये सब बातें सुनकर जो दल था वो क्या हो गया था, डर गया था और साथ में दुखी हो गया था, डर गया था। तभी उनके जो नेता थे कर्नल कुल्लर ने कहा कि ऐसे महान अभियान में ऐसी जो बातें होती है मरने मृत्यु की या किसी को कुछ चोट लगने की, तो ये इनको क्या करना चाहिए, हमें सहज भाव से लेना चाहिए, तभी हम आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा शंभू खंभू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने बताया खंभू हिमपात के बारे में, उन्होंने बताया कौन थे वो, प्रेमचंद, उपनेता प्रेमचंद। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है। अभी जो कैंप एक लगने वाला है वो कहाँ पर है, हिमपात के ठीक ऊपर है। वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और वो बोले आपको कैंप एक तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए था वो मैंने साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, वो बंद नहीं हो सकता। और ग्लेशियर क्या है, बर्फ की नदी है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं कैंप एक तक का रास्ता पूरा साफ करके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर अनियमित और अनिश्चित क्या हो जाते हैं, हिमपात होता रहता है। तो जो भी मैंने कार्य करके आया हूँ, क्या क्या किया है मैंने, रस्सियां बांधी है, झंडियां गाड़ी है, चिन्हित रास्ता, झंडियों से रास्ता चिन्हित किया है, सब कुछ करके आया हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकता एक कार्य क्या हो सकता है, मेरा असफल हो सकता है। मीन्स वहां पर अनियमित और अनिश्चित बर्फ पड़कर वो सब रास्ता खराब हो सकता है, तो हमें फिर से रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में जायजा लेना मीनिंग क्या है, अनुमान लेना। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अभी हर बार जैसे ही कैंप पर कोई चढ़ता है या एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो ये बात तो क्या है, सहज भाव से लेनी चाहिए, ऐसे किसने बोला था, कर्नल खुल्लर ने। तो ऐसे ही उधर होता ही रहता था। और एक मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। और वो कहते हैं जलवायु, वहां का वातावरण खराब होने के कारण एक रसोई सहायक था, उसकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। अभी लेखिका कह रही है ये सब बातें सुनकर हम क्या लग रहा था हमें, हम आशाजनक स्थिति में नहीं थे। हम क्या थे, हम थोड़े से निराश हो गए थे, डर गए थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेखिका कहती है। एक पहाड़ी लड़की थी, पहाड़ों पर रहते थे वो लोग, स्कूल के लिए भी वो पहाड़ों से ही चढ़कर चल जाते थे, लेकिन एवरेस्ट जैसी बड़ी चढ़ाई उन्होंने पहली बार करनी थी। और लेखिका कहती है एवरेस्ट शिखर को तो मैंने पहली 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। अभिलेखिका बोलती है बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उनकी श्रेणियों को मैंने क्या किया, थोड़े नजदीकी से देखा। मैं भौचंकी होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। भौचंकी मीन्स मैं आश्चर्यचकित हो गई। लेखिका ने एवरेस्ट को देखा था, लेकिन एक अंतर था, एक दूरी से देखा था। लेकिन जब लेखिका बेस कैंप पहुंची तब उसने क्या किया, इस एवरेस्ट को निहारा, तो वो बोल रही थी ये सब देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। और वहां पर उन्होंने क्या देखा, एवरेस्ट, लोटसे और नुस्से की ऊंचाइयों की घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को भी मैंने देखा। हिमपात
अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात क्या है? हिमपात क्या है? अव्यवस्थित बर्फ के टुकड़े जो है उनका अव्यवस्थित ढंग से क्या होना, गिरना ही क्या है, हिमपात है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने के अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। जैसे ही नदी क्या हो जाती थी, ग्लेशियर बहने लगता था तो बर्फ क्या हो जाते थे, बर्फ के टुकड़े हिलने लगते थे, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों तत्काल गिर जाया करती थी। और वो छोटी नहीं होते, बर्फ के टुकड़े क्या हो जाते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं। और वो क्या हो जाते हैं, ग्लेशियर के बहने से अक्सर वो हिमपात होता रहता है, जिसे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर देती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। ये सब सुनना और उसका ख्याल करना ये क्या था, डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और लेखिका को ये भी जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास में चढ़ाई में हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों, आरोहियों मीन्स जो पर्वत चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा उनके साथ। इतना साधारण नहीं था वो। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभी अभियांत्रिकी, तकनीकी, हिमविदर, बर्फ के दरार पड़ना। अभी दूसरे दिन नए आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। उनके साथ कौन थे? डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से, अस्थाई मीन्स जो स्थायी नहीं है, अस्थाई है, पुलों का कैसे बनाना है, लट्टों और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, बर्फ की आड़ी टेढ़ी दीवारों पर रस्सियों को बांधना कैसे है, और अग्रिम दल के जो अभियांत्रिक थे, तकनीकी लोग थे, कार्यों के बारे में हमें पूरी विस्तृत इस सब तरह से पूरी जानकारी उन्होंने दे दी। तीसरा दिन हिमपात के कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अभी सामान ढोकर, सामान उठाकर कैसे चलना है, उसके लिए तीसरा दिन ये क्या था, उनके लिए अभ्यास था। रीता गुम्बू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। लेखिका कहती है मेरे साथ कौन थी? रीता गुम्बू। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जो हम बात कर सकते थे, जिसे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। अभी ऊपर जैसे चल रहे थे तो बेस कैंप में जो उनके कर्नल फुलर थे, उनको वो क्या देते थे, हर एक बात की जानकारी दिया करते थे। कर्नल फुलर उस समय खुश हुए हैं जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 तक पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कौन कौन? रीता गुम्बू और बचेंद्री पाल। अंगदोरजी, लोब्सांग, गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। देखो 7900 मीटर पर कौन सा कैंप लगा था? कैंप 4 लगा था। और एक काम कब किया, किसने किया? अंगदोरजी, लोब्सांग, गगन बिस्सा अंततः अंततः साउथ पोल पहुंच गए थे और उन्होंने 7900 मीटर ऊंची पर चौथा कैंप लगाया था। यह संतोषजनक प्रगति थी। ये बहुत ही खुश करने वाली प्रगति थी, संतोषजनक, खुशी देने वाली प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, जब लेखिका अप्रैल मंथ में बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। लेखिका कहती है तेंजिंग जो है वो क्या हो गए थे?
मिलने के लिए लेखिका को बेस कैंप में आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने जो भी चढ़ाई करने वाला दल था, ग्रुप था, उन सब से उन्होंने क्या की, बात की। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। लेखिका ने अपनी पहचान कैसे करवाई? उन्होंने कहा कहा कि मैं क्या हूँ, एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने जा रही हूँ। हेलो, 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 कोई डाउट नहीं ना? यस। जब लेखिका क्या हो गई, फर्स्ट पहले कैंप में थी, बेस कैंप में थी, तो उनको मिलने के लिए कौन आए थे? तेनजिंग। और वो किसके साथ आए थे? अपनी पुत्री के साथ आए थे। और उन्होंने सबसे बातचीत की, जो भी चढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जो उनका दल था, जो उनका ग्रुप था। और लेखिका की बारी आई तो लेखिका ने अपना परिचय दिया कि मैं क्या हूँ, एक नौसिखिया हूँ मिस। मैं अभी अभी ये सीख रही हूँ, नौसिखिया मिस। मैं अभी इसमें पूरी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, एवरेस्ट पर चढ़ना या अ, शिखर पर चढ़ना मैं अभी क्या कर रही हूँ, सीख रही हूँ। मैं नौसिखिया हूँ। एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। वो बोलती है मैंने पहली बार एवरेस्ट पर मैं चढ़ने जा रही हूँ। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। जो तेंजिंग थे वो भी क्या हो गए, हंसे और वो बोलते ये भी मेरे लिए भी पहला अभियान है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। वो बोलते मैंने जब मैं शिखर पर पहुंचा उसके पहले मुझे 7 बार कोशिश करनी पड़ी थी, तभी मैं एक बार क्या हो गया था, सफल हो गया था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। और वो तेंजिंग ने कहा तुम क्या हो, एक पर्वतीय लड़की हो, पक्की पर्वतीय लड़की हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। देखो कितना उनको विश्वास था लेखिका के बारे में। लेखिका के वो कहते हैं तुम्हें तो पहले ही प्रयास में। लेखिका ने जब अपना परिचय दिया मैं क्या हूँ, मैंने कभी एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो वो तेंजिंग थे, उन्होंने क्या किया, उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले नहीं, तुम क्या हो, पक्की पर्वतीय लड़की हो और पहले ही प्रयास में तुम एवरेस्ट पर चढ़ोगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोच से बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अभी लेखिका ने वो डेट भी दी है। देखो 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और लेखिका लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर रंगीन नायलॉन के एक तंबू में थी। और वो कौन सा कैंप था, कैंप नंबर 3 था। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, लेखिका के नहीं थे, उनके साथ 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग ताशरिंग मेरे तंबू में थे, एनडी शेरपा तथा और कुली और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, लेखिका बता रही है। जैसे तंबू नायलॉन का तंबू था और मैं रात का समय था, गहरी नींद में सोई हुई थी। रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। लेखिका कहती है रात का समय था, रात के 12:30 हुए थे, मैं गहरी नींद में थी और मुझे ऐसे लगा कोई भारी भरकम चीज मेरे सिर से टकरा कर आगे गई। साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। और लेखिका की आंखें खुली और लेखिका को पता चला कि ठंडी भारी चीज लेखिका को कुचलते हुए क्या हो रही है, आगे जा रही है।
मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। वो क्या था? ठंडी भारी चीज। एक हिमपुंज था, एक बर्फ का बड़ा सा क्या था? टुकड़ा था, तो जो लेखिका के ऊपर क्या हो गया था? गिर गया था। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। देखो क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा पिंड मीन्स टुकड़ा, बर्फ पिंड, बर्फ का टुकड़ा क्या हो गया था? ग्लेशियर से टूटकर नीचे लोत्से के इनके तंबू में आकर ऊपर गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज बर्फ का समूह ऊपर से गिरा था और बहुत छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी उनके ऊपर थे और हिमपुंज सा बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ से यह विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। और वो ऐसे धीरे धीरे नहीं आया जैसे एक्सप्रेस रेलगाड़ी आती है, उस तरह वो हिमपिंड आया। और क्या हो गया था? लेखिका का जो तीसरा कैंप लगाया था लेखिका ने लोत्से में, उसको क्या किया था? नष्ट किया था, बर्बाद किया था, तहस नहस कर दिया था। वास्तव में यह वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और उस कैंप में जितने भी लोग थे उनको चोट लगी थी। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इतना बड़ा हिमपिंड गिरने के बाद भी किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विच छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। लोब्सांग थे उनके साथ। उन्होंने क्या किया? स्विच छुरी मीन्स जब बर्फ काटने के लिए उन्होंने एक छुरी का प्रयोग करते हैं, उस छुरी से उन्होंने क्या किया? बर्फ को अलग कराया और रास्ता साफ किया और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, क्योंकि लेखिका ने बताया था कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और थोड़ी देर रुकते या उसको साफ नहीं करते तो लेखिका की मृत्यु निश्चित थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। जो बड़े बड़े पिंड थे उनको उन्होंने हटाया, जो बर्फ थी उनको काटा और उन्होंने रास्ता बनाकर क्या किया था? लेखिका को उस कब्र से बाहर निकालने में वो लोग सफल हो गए थे। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। अभी क्या हो गया? सुरक्षा दल आ गया। 16 मई को सुबह 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए, क्योंकि जो लेखिका के साथ जो लोग थे उनको क्या हो गई थी? चोट लग गई थी। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। उनके पास सब कुछ था, देखो उन्होंने बनाया हुआ स्ट्रेचर भी लेके गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया? उसको स्ट्रेचर पर डाला क्योंकि उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी और नीचे कैंप में लेके आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था और सब कुछ तैयारी के साथ गए थे। और कर्नल खुल्लर ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर अपने ये पूरे तैयारी के साथ गए हो तो एक सुरक्षा कार्य का एक क्या है? जबरदस्त साहसिक कार्य है। सभी 9 पुरुषों सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डी आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। देखो लेखिका को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन जो पुरुष सदस्य थे उन सभी के कुछ न कुछ हड्डियां टूट गई थी। सभी तभी कर्नल खुल्लन मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? इतना बड़ा हादसा हुआ आपके साथ और आप डरी हो? क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ, लेखिका ने कहा। जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? कर्नल खुल्लर पूछ रहे हैं। देखो आगे बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है और उन्होंने कहा था इन सज बाहुकों से लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चोटें क्या मृत्यु भी उनको सज भाव से लेनी पड़ती है। तो बोलते हैं तुम वापस जाओगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट
से उत्तर दिया। लेखिका कहती है, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे आगे बढ़ना ही है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। देखो, अभी लेखिका कहाँ पहुंची है? साउथ कोल कैंप पहुंची है। लेखिका कहती है कि मैं अगले दिन अपने महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी में शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग, गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। सब कुछ उनको ढोकर जाना पड़ता है, जैसे खाना है, कुकिंग गैस है, ऑक्सीजन है। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। कि एक पर्सन का नाम है जय और मीनू, अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी और वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। तो लेखिका को चिंता होने लगी, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वह भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। देखो, उन्होंने क्या किया था, बहुत भारी बोझ था उनके पास और उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाया था। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब लेखिका ने उनका इंतजार किया, वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो लेखिका ने क्या किया, एक थर्मस में जूस भरा और दूसरे थर्मस में गर्म चाय भरकर वो कहाँ निकली, उनको लेने के लिए वो नीचे उतरने लगी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई और की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। लेखिका पहले पहुंची थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो धीरे धीरे आ रहे थे उनके लिए चाय और जूस लेकर वो फिर से नीचे उतरी। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को भी देखा। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित होना, ये मुहावरा है। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? जोखिम, खतरा। वो बोलते हैं, तुम तो ऊपर पहुंची थी, फिर से नीचे क्यों आई? इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? मैंने उनसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। वो कहती है, मैं पर्वतारोही हूँ, मैं पर्वत पर चढ़ने वाली लड़की हूँ, इसलिए मैं इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से तो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं सब तरह से ठीक हूँ, शारीरिक रूप से ठीक हूँ, मुझे कोई चोट वगैरह नहीं है, इसलिए मदद करने के लिए आपके पास पहुंची हूँ। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। उसने कुछ बोझ लेखिका के पास नहीं दिया। किट मीन्स जिसमें सब सामान रखा होता है, जो थैला होता है बड़ा सा उनका, वो लेने के लिए नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाट्टू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। और लेखिका कहते हैं, इतने में क्या हो गया, साउथ कोल कैंप से लाट्टू और बिस्सा सब मिलने के लिए नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। और लेखिका और सब उनके साथी कहाँ पर पहुंचे? साउथ कोल कैंप पर पहुंचे। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। जहां पर उन्होंने कैंप लगाया था साउथ कोल में, वो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। अभी लेखिका का दूसरा पड़ाव था, आगे बढ़ना था और वो लेखिका सुबह जल्दी उठ गई। बर्फ पिघलाया, चाय बनाई। उधर पानी भी क्या बन जाता है, बर्फ ही बनता है। तो कुछ बनाना है तो बर्फ को फिर से पिघलाना पड़ता है। लेखिका ने चाय बनाने के लिए बर्फ पिघलाया। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। लेखिका कितने बजे? 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकली। अंगदुर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। लेखिका सुबह जल्दी उठी, कुछ नाश्ता किया क्योंकि उनको आगे की तैयारी करनी थी।
अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। और अंगदौर जी थे उनके साथ, वो पहले भी वो जा चुके थे एवरेस्ट पर, और बिना ऑक्सीजन के ही वो चढ़ते थे। लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। और बिना ऑक्सीजन के चढ़ना इतना साधारण नहीं था, तो उनके पैर क्या हो रहे थे, ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए जब ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था, वो उसको उनको क्या करना पड़ चाहिए था, उनको जल्दी पहुंचना पड़ चाहिए था। वो लंबे समय तक और खुले में और रात्रि में वो शिखर पर चढ़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था। जो अंगदुर्जी थे उनको ज्यादा समय गंवाना नहीं था, उनको क्या करना था, जल्दी एवरेस्ट पर चढ़ना था और उसी दिन वापस आना था। कहाँ पर, साउथ पोल में। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था, या उधर से ही उनको वापस जाना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उससे लौटकर आने के भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था, और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी अस्वस्थ थी। व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, अन्य कोई भी व्यक्ति उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको जल्दी जाना था और वापस जल्दी आना था। सुबह 6:30 से 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर से में काफी सुरक्षित और गर्म थी। जो भी मैंने पहना था चढ़ने के लिए, उपस्कर जो थे मेरे, वो क्या थे, उससे मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए, और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेखिका कहती है अंगदौर जी भी मेरे साथ चलने लगे, और मैं उनके अंगदौर जी के साथ में भी चलने लगी बिना रस्सी के। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादर बिछी हो। चलते समय ऐसे लग रहा था कि जो बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, वो बर्फ ऐसे लगता था कि शीशे ऐसे पूरे शीशे की चादर क्या हो, फैली हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उसे जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत से काट सके। और फावड़ा चलाने के बाद क्या करते थे, जहां जहां फावड़ा चलाकर बर्फ को खोदते थे, वहीं वो क्या करते थे, अपना पाँव रखते थे और फावड़े के दांत काट सके। और बर्फ की धरती को फावड़े के दांत से काट दिया। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया।
हर एक कदम लेखिका कहती है मैंने बहुत ही सोच समझकर फावड़े से वो बर्फ को काट कर रखा था। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। लेखिका कहती है मुझे 2 घंटे भी नहीं लगे साउथ कैंप से हम शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदौर जी के पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। अंगदौर जी आगे थे, लेखिका पीछे थी और उन्होंने पूछा क्या तुम थक गई हो। लेखिका ने कहा नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए क्योंकि लेखिका का ये पहला ही प्रयास था। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। जो पहला दल था उन्होंने 4 घंटे लगाए थे और लेखिका को अंगदौर जी कह रहे हैं हम इसी गति से चलेंगे तो हम 1 बजे के पहले ही क्या करेंगे, शिखर पर पहुंच जाएंगे। लाट्टू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। तो इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हेलो।